गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा तीसरा चैप्टर है कंसेप्ट्स कन्वेंशन एंड पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग, हिंदी में बोले तो लेखांकन की अवधारणाएं, प्रथाएं एवं मान्यताएं। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि लेखांकन में जो कार्य किया जाता है, जो नियम कानून बनाए गए हैं वो कैसे बने हैं और कहाँ से आए हैं। इस चैप्टर का नाम है लेखांकन की अवधारणाएं। अवधारणाएं का इंग्लिश होता है कंसेप्ट, यानी कि कुछ कंसेप्ट है, कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हमें लेखा करते समय लेखांकन में अडॉप्ट करना पड़ता है, मतलब अपनाना पड़ता है। कुछ मान्यताएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं जो चलते हुए आ रही हैं लेखांकन में, उनके अनुसार ही हमें कार्य लेखांकन में करना पड़ता है। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इस बुक के अकॉर्डिंग वो है लेखांकन तथा लेखाकरण की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अवधारणाएं क्या है? अवधारणाएं वो नियम कानून है जिनके अनुसार हम लेखा शास्त्र में व्यवसाय में होने वाले लेन देन का लेखा करते हैं। इसमें कुछ बातें आपको बताई गई होंगी कि किस तरीके से बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने हैं, कैसे मेजर करना है, वगैरह वगैरह। तो आज हम सबसे पहले अपना शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, और उम्मीद है कि सिर्फ यही इस क्लास में पढ़ भी पाएंगे क्योंकि 10 से 12 हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने चैप्टर का नाम बोर्ड पर छोटा लिखा है क्योंकि इसमें कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग भी है, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग भी है। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहली अवधारणा है वह है मुद्रा माप की अवधारणा। इंग्लिश में मैं लिखूं तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यवसाय जब चलता है और उसमें प्रतिदिन जो लेन देन होते हैं, अगर उन लेन देनों को हम मनी में मेजर ना कर पाएं तो फिर उन लेन देनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो अकाउंटिंग कहता है कि जो भी लेन देन व्यवसाय में होते हैं उनको आपको मुद्रा में मापना पड़ेगा कि वह लेन देन कितने रुपए का हुआ, कितने रुपए से बिलोंग करता है, संबंध है उसका, यानी कि आपको उसको मनी मेजरमेंट होना चाहिए, उस लेन देन का मनी मेजरमेंट होना आवश्यक है। अकाउंटिंग का पहला कंसेप्ट है कि जो भी व्यवसाय में लेन देन होते हैं उनका मुद्रा में मापना आवश्यक है कि कितने रुपए का वो लेन देन है। आगे बढ़े तो दूसरा कंसेप्ट है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या है? इस पे एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जैसे एक व्यवसाय में मान लीजिए व्यवसायी है, वो 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीद के लाया, तो उस फर्नीचर का हम वैल्यू उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि ये 10,000 रुपये की चीज़ है, यानी कि उसको मनी में मेज़र किया जा सकता है उस कुर्सी का। ठीक है। अगला हमारा कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट यानी कि लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा कहती है कि जो भी व्यवसायी जिन मेन प्रोडक्ट्स में डील करता है, जिसमें वो खरीदता बेचता है, क्रय विक्रय करता है, उस वस्तु की लागत निकाली जानी चाहिए। या कोई संपत्ति भी खरीद कर ला रहा है तो उस वस्तु की, उस संपत्ति की लागत निकाली जानी चाहिए। अब लागत क्या सिर्फ जो पैसा खर्च किया गया उसको खरीदने में वही होता है? तो जवाब है नहीं। लागत से तात्पर्य है कि जब भी कोई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं तो एक तो प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु पर जो खर्च हुआ वो तो लागत में आएगा ही आएगा, उसको लाने में, उसको लगवाने में भी जो खर्च हुआ वह भी उस वस्तु की लागत में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि संपूर्ण लागत जो एक तो प्रत्यक्ष उस सामान को खरीदने पर लगा, जैसे कि मान लीजिए व्यवसाय के लिए हमने एसी लगाना था, एसी हम खरीद कर लाए, एसी 40,000 रुपये का मिला। उस 40,000 की एसी को लाने के लिए 1,000 रुपये का हमने टेम्पो को भाड़ा दिया।
लगवाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज 500 रुपये का दिया, उसके बाद जाकर एसी स्टार्ट होता है। तो अब सही मायने में एसी को खरीदने का कुल लागत कितना हो गया? 40,000 तो जो एसी थी, 1,000 रुपये जो उस एसी को लाने में लगा, 500 रुपये उसको जो लगवाने में लगा। यानी कि लागत की अवधारणा कहती है कि उस वस्तु को यूज करने तक, यूज करने से पहले तक के सारे खर्चे उस वस्तु में जोड़ दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने एसी के एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया। लागत की अवधारणा कि उस वस्तु के प्रयोग करने तक जो भी खर्चे होते हैं उस वस्तु में जोड़ दिए जाते हैं। अगला है प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा या लागत एवं आय की तुलना की अवधारणा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तीसरी अवधारणा है कंसेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे प्रयत्न एवं प्राप्तियां या प्राप्तियों को परिणामों भी बोल सकते हैं। तो यहाँ प्रयत्न से तात्पर्य कॉस्ट से है और प्राप्तियों से तात्पर्य रेवेन्यू से है। यानी कि प्रयत्न को यहाँ पे आप व्यय कह सकते हैं और परिणामों को या प्राप्तियों को आप यहाँ पे आय कह सकते हैं। ये क्या है भाई? कोई भी व्यवसाय यही मान के चलता है कि हम इसे अनिश्चित काल तक चलाएंगे। कोई ये सोच के तो नहीं व्यवसाय करता कि हम साल भर बाद बंद कर देंगे। तो इस व्यवसाय में जो भी एक निश्चित अवधि का अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया जाता है कि हर साल इतने दिनों का होगा, 1 साल का मान लें, चाहे 6 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड बना दें, तो जितना का भी व्यवसायी ने बनाया है उस उतने पीरियड का यह देखना कि कितनी लागत लगी और कितना आय हुआ और दोनों का तुलना करना। आय से व्यय की तुलना करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। कंसेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू आय का लागत से तुलना करता है कि कितना आय लागत से अधिक है या लागत आय से अधिक है। अगर आय लागत से अधिक है तो लाभ होगा, अगर लागत आय से अधिक है तो हानि होगी। यह था हमारा तीसरा कंसेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट एविडेंस। हिंदी में नाम है सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाणों की अवधारणा। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ये क्या है? कहता है कि किसी भी अकाउंटिंग में जाहिर सी बात है जो लेखा जोखा किया जाता है, यानी कि हो सकता है कुछ आय की रिकॉर्डिंग, कुछ व्यय की रिकॉर्डिंग, तो उनको किसी तथ्य यानी किसी प्रमाण के आधार पर ही तो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगर उसमें जो व्यय हम कर रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं या कुछ खरीद के ला रहे हैं, तो उसका हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए कि ये रुपए हमारे पास से खर्च हुए हैं। हम फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं तो हम ऐसे ही थोड़े ना कह सकते कि व्यवसाय में हमने इतने रुपए का फर्नीचर खरीदा है। उस फर्नीचर का अगर हमारे पास एक एविडेंस हो, यानी जहाँ से खरीदा है वहाँ से बिल ले लें, तो उसकी अकाउंटिंग कीजिए तो वो सही है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या है? एविडेंस है कि हमारे पास इतने रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा है। तो कंसेप्ट ऑफ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब यही है कि जो वस्तुएं व्यवसाय में खरीदी जाती हैं, चाहे कुछ बेचा भी जा रहा है, तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट है पृथक व्यवसाय की अवधारणा, सेपरेट बिजनेस कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आगे भी मैं बताऊँगा और चर्चा भी रहेगा जर्नल में, और इसको समझना अति आवश्यक है क्योंकि इसके आधार पर ही आप जर्नल में
कुछ गिने चुने ट्रांजैक्शंस को समझ पाते हो। नेक्स्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी मतलब कि पृथक व्यवसाय की अवधारणा। पृथक व्यवसाय की अवधारणा से क्या तात्पर्य है कि एक एग्जांपल लेता हूं कि ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये अपना बिजनेस चलाता है, ये इसका बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है मालिक। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट कहता है कि जब लेखांकन करना हो तब आप मालिक को अलग और बिजनेस को अलग, क्योंकि लेखांकन व्यवसाय का किया जाता है ना कि मालिक का। किसका किया जाता है? व्यवसाय का। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जो किताबें खुलती हैं, जो खाता बही खुलते हैं, उन खाता बही में जो नाम होता है वो दुकान का नाम होता है, मालिक का नाम नहीं होता। इसलिए ये कंसेप्ट कहता है कि आप लेखा करते समय मालिक को अलग मान लीजिए और व्यवसाय को अलग मान लीजिए। इसीलिए व्यवसाय में जो पैसा मालिक लगाता है उसको दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। उसको कहाँ दिखाया जाता है? दायित्व पक्ष में, क्योंकि व्यवसाय कहता है कि जो पैसा मालिक ने दिया है वो मुझे भविष्य में उसको लौटाना है। इसी कंसेप्ट के आधार पर ये कार्य होता है। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहता है कि आपको व्यवसाय में मालिक को अलग और व्यवसाय को अलग मानना है, और इसी के आधार पर बहुत सारे जर्नल पास भी किए जाते हैं। ये कंसेप्ट अगर दिमाग में क्लियर न रहे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आप दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा, जर्नल में बहुत काम आएगा और उस वक्त चर्चा भी करेंगे इस कंसेप्ट की। आगे चले तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यवसाय की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यवसाय की अवधारणा। ये अवधारणा कहती है कि जब भी आप कोई व्यवसाय शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें यह मान के स्टार्ट किया जाता है कि यह व्यवसाय लंबा चलेगा। भविष्य में बेशक हो सकता है कि बहुत हानि हो रही हो तो बंद हो जाए, हो सकता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो बंद हो जाए, पर कोई भी व्यवसायी यह मानकर ही बिजनेस स्टार्ट करता है कि उस व्यवसाय को हम अनिश्चित काल तक चलाएंगे। ये कंसेप्ट गोइंग कंसेप्ट समझाता है चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसमें थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ता हूँ। कहता है लेखापालक की यह अवधारणा होनी चाहिए कि व्यवसाय चलता रहेगा और बंद नहीं होगा। इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए। यही कारण है कि जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाए जाते हैं, तब आदत व्यय एवं पूर्वोदत व्यय का भी लेखा किया जाता है। सिर्फ छोटा सा बात करते हैं कि आदत व्यय और पूर्वोदत व्यय क्या होते हैं। आदत व्यय ऐसे व्यय जो मुझे, जिनका सेवा तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। जैसे मैंने किसी एम्प्लॉय से काम ले लिया लेकिन अभी उसका पैसा नहीं दिया है, तो जब भी अगला साल शुरू होगा हम वो पैसा अगले साल दे देते हैं, जबकि सेवा पिछले साल का था। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी कि हम ये मान लेते कि भाई ठीक है ये वर्ष खत्म तो हो गया लेकिन मेरा व्यवसाय अगले साल भी चलेगा, तुम अगले साल पैसा ले लेना। इसी अवधारणा के आधार पर ही तो कार्य हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला कंसेप्ट है हमारा लेखांकन अवधि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी व्यवसाय यह मानकर ही स्टार्ट किया जाता है कि वह लंबी अवधि तक जाएगा, और जब लंबी अवधि तक जाएगा तो उसका परिणाम जब समाप्त होगा तभी निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा करना गलत है। हम यह मान के चले कि अगर हमारा व्यवसाय 100 सालों तक जाएगा या अनिश्चित काल तक मान लीजिए चलता ही रहेगा, तो व्यवसाय में हमें परिणाम तो जानना ही है ना।
कि कितने लाभ हुए, कितनी हानि हुई। तो अक्सर क्या होता है, व्यवसाय में एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया जाता है कि ठीक है व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलेगा, लेकिन हम व्यवसाय का लेखा जोखा, उसके लाभ हानि का पता एक निश्चित अवधि पर लगाएंगे। इसलिए एक व्यवसाय को अपना अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना जरूरी है। अगर उसने अकाउंटिंग पीरियड अपना 6 महीने का बना लिया तो वो 6 महीने का ही उसका अकाउंटिंग पीरियड होगा। अगर उसने अपना अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का बना लिया तो वह अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का ही होगा, उसके लेखांकन की अवधि 1 साल की ही होगी। अब बनाना कितने साल का होगा ये उसके ऊपर डिसाइड करता है, उस व्यवसायी के ऊपर। वो 2 साल का भी चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन एक अवधि का निर्माण करना कि इतने दिनों पर मैं लेखांकन करके अपनी व्यवसाय की स्थिति का पता लगाऊंगा, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। नेक्स्ट है हमारा, अब यहां पे लिखता हूं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है। ये कंसेप्ट कहता है, यानी कि अभी जब हमने पिछले चैप्टर में चर्चा करी थी तो वहां मैंने बोला था कि दोहरा लेखा प्रणाली आपसे कहती है कि 2 पक्ष कम से कम होने चाहिए, और लेखांकन की अवधारणा में भी कहा गया है कि कम से कम 2 पक्ष आएंगे ही आएंगे, 2 पक्ष प्रभावित होंगे ही होंगे। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में जो लेखा लेन देन के किए जाएंगे उसमें 2 पक्ष का होना अति आवश्यक है, तभी लेखा पूर्ण हो पाएगा। इसकी थ्योरी में थोड़ी सी पढ़ता हूँ। कहता है लेखांकन की यह अवधारणा है कि प्रत्येक सौदा 2 खातों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि लेखांकन की दोहरा प्रणाली का जन्म हुआ। इस प्रणाली में एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। व्यवसाय के सभी सौदे इस अवधारणा के आधार पर ही लिखे जाते हैं। यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट, जो 2 पक्ष की बात कर रहे थे, वो इसी अवधारणा के आधार पर ही दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ और इसी के आधार पर ही सारा कार्य होता है। आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा अवधारणा है, नेक्स्ट का नाम है, एक मिनट, हाँ, कैपिटल कंसेप्ट, पूंजी की अवधारणा। नेक्स्ट हमारा कैपिटल कंसेप्ट। कैपिटल कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी व्यवसाय में व्यवसायी के द्वारा लगाई गई पूंजी उस व्यवसाय के लिए अति आवश्यक होती है। बिना पूंजी के वह कार्य कर ही नहीं सकता। पर इसका लेखा संबंधित कुछ नियम बताए गए इस अवधारणा में। एकाकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय में पूंजी में होने वाला लाभ उस व्यवसाय का जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वह मालिकों का ही माना जाता है। एकाकी व्यवसाय में 1 मालिक होता है और साझेदारी व्यवसाय में 2 या 3 या 4 या 10 कुछ हद तक सीमित होता है, लेकिन 2 से अधिक होते हैं। लेकिन कंपनी का जो व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय में होता क्या है कि व्यवसाय का होने वाला लाभ और मालिकों द्वारा लगाई गई पूंजी दोनों को अलग तौर पे दिखाया जाता है। इसलिए पूंजी की अवधारणा में यह नियम बनाया गया कि कंपनी के लिए पूंजी खाता अलग और लाभ हानि का जो खाता है वह एक अलग खाते में रखा जाएगा। इसलिए पूंजी की अवधारणा में हम यह सीखते हैं कि पूंजी का भी खाता अलग से होना चाहिए, और अगर एकाकी व्यवसाय है तो वहाँ लाभ को जोड़ने में कोई गलती नहीं है, पार्टनरशिप है तो वहाँ भी लाभ को उसमें जोड़ने में कोई गलती नहीं है। पर जब बात कंपनी की आती है तो वहाँ पे पूंजी खाते को अलग और लाभ का जो लाभ होता है उसका एक अलग खाता बनाया जाता है। अगला कंसेप्ट है वसूली अवधारणा, रियलाइजेशन कंसेप्ट। वसूली की अवधारणा यानी कि जो व्यवसाय में हम खरीद बिक्री कर रहे हैं, ज़्यादातर हम बात करें बिक्री की, जो उधार बिक्री कर रहे हैं, तो कल को उस पैसे का रिकवरी भी तो होना चाहिए।
अगर वो हम वसूलेंगे नहीं तो व्यवसाय रन कैसे करेगा? हम मुफ्त में ही किसी को उधार थोड़े ना बेचते रहेंगे। इसकी थ्योरी में पढ़ता हूँ, कहता है लाभ को तब तक उपार्जित किया हुआ नहीं माना जाता है जब तक कि यह या तो नगद वसूल न हो जाए या अन्य पक्ष इसे देने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी न हो जाता है। जब माल नगद बेचा जाता है या उधार ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जिससे राशि वसूल होने की संभावना होती है, तभी इस बिक्री पर लाभ माना जा सकता है। इसे वसूली अवधारणा कहा जाता है, क्योंकि वसूली चाहे तुरंत नकदी के रूप में हो या चाहे कुछ अवधि के बाद इसे वसूल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने किसी को माल बेचा, अगर उससे पैसा न मिलने की संभावना है तो उस पर होने वाले लाभ को हम यह नहीं मानेंगे कि वो वसूल किया गया, पर उससे पैसा मिलने की संभावना है यानी कि मिल जाएगा, तभी हम मानेंगे कि वो पैसा वह लाभ हमने वसूल किया है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है कि व्यवसाय में होने वाला लाभ या तो नगद के रूप में मिल गया हो या उधार जिसको बेचा गया है उससे मिलने की संभावना हो। इसे ही रियलाइजेशन कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट यानी कि अर्जित अवधारणा। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? यदि कोई भी सौदा हुआ है तो इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, चाहे सौदा नगद हो या उधार। इसका प्रभाव संपत्ति एवं दायित्वों पर अवश्य पड़ेगा। अतः अदत्त व्यय जो संबंधित अवधि के हों तथा ऐसे उपार्जित आय जो संबंधित अवधि के हों और प्राप्त न हुई हो का लेखांकन पुस्तकों में अवश्य किया जाना चाहिए, परंतु पूर्वदत्त व्यय तथा आय संबंधी अग्रिम प्राप्तियों का लेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें ये जितने भी 4-5 वर्ड लिखे थे, पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय, जो 10th में पढ़े हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा, पर अभी आपका जो इसमें एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, वहाँ जाकर ये बात क्लियर हो जाता है कि ये क्या होते हैं। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि जिस अवधि के लेन देन है, चाहे खर्चे चाहे आय, उनको आपको रिकॉर्ड करना ही करना है, चाहे वो प्राप्त हुए हों चाहे न हुए हो। यानी कि एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये समझाता है कि अगर आपने अपना अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का माना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अप्रैल 19 से लेके मार्च 20, तो उस 12 महीने के बीच में होने वाले खर्चे और आय जो भी हैं उनको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो प्राप्त हुए हों चाहे न हुए हों। मैं शुद्ध हिंदी में इसलिए अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, जो नए बच्चे हैं जिनका ये अकाउंटिंग पहली बार है, उन्हें अभी उस तरीके से नहीं समझ में आएगा। बट इतना जानिए कि व्यवसाय में एक निश्चित अवधि में होने वाला खर्च और आय जो कि उसी अवधि से संबंध रखता है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। ये कंसेप्ट कहलाता है एक्रूअल कंसेप्ट। आगे है और लास्ट हमारा कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट, सारता की अवधारणा। मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट लेखापालकों पर निर्भर करता है। ये अवधारणा कहता है कि लेखापालक अपने अनुसार डिसाइड करें कि किसी सौदे में कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। वो तथ्य रिकॉर्ड किए जाए जिनके अनुसार, जिसकी वजह से व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता हो, जिनकी उपयोगिता हो। मटेरियलिटी मतलब इम्पॉर्टेंट, यानी कि वही तथ्य रिकॉर्ड किए जाए जिनकी व्यवसाय में उपयोगिता हो। ये कार्य मटेरियलिटी कंसेप्ट सिखाता है। देखिए क्या लिखता है, कहता है सारता लेखांकन की नवीन संशोधित अवधारणा है। इसका आशय यह है कि लेखाकार वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेन देनों तथा तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक मानता है जिनके परिणामों की उपयोगिता एवं महत्वता उस संबंधित व्यवसाय में होती है। जो सौदे हो रहे हैं उनमें से उन्हीं का लेखा किया जाएगा जो मतलब उस व्यवसाय के लिए उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ही करेंगे। मैं आपको बुक्स के पिक्स लेकर भेजूंगा। आप सेकेंड चैप्टर्स का थ्योरी पार्ट का क्या कहते हैं नोट्स बनाओगे। सेकेंड चैप्टर्स में क्या लिखना है मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ।
आप दोहरा लेखा प्रणाली का आशय एवं उसकी डेफिनेशंस लिखोगे। दोहरा लेखा प्रणाली के विशेषताओं को आप लिखोगे। अकाउंटिंग की जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग, वो लिखोगे। फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य। उसके बाद डिस्काउंट्स और डिस्काउंट के टाइप्स लिखोगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, बिजनेस, इन सब का चर्चा किया हुआ है। ये सभी वर्ड्स के 2-2 लाइन के नोट्स आप लिखोगे, 2-2 3-3 लाइन, ज़्यादा नहीं। जो आपको लगता है कि इनको रिकॉर्ड करके, जो आपको समझ में आ जाए इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स में, जो आपको है कि हाँ ये मुझे याद हो गया, कभी भूलेगा नहीं, उसका नोट्स मत बनाइएगा। पर जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि इसका बना लेना चाहिए, आप उसका बनाइएगा। मैं ये 4-5 पेज का सेकेंड चैप्टर है, इसको मैं भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो लेकर, उसका आप नोट्स बनाओगे। थर्ड चैप्टर का मैं कल या परसों फ़ोटो डालूंगा, तब आप बनाओगे। पर आज आप इस वीडियो को, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से देखोगे, समझोगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं वीडियो भेजूंगा जो कि डिपेंड होगा, हमारा अगला टॉपिक इसी चैप्टर से होगा, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी कन्वेंशन, लेखांकन तथा लेखांकन की प्रथाएं। और फिर एक रह जाएगा मान्यताएं। तो हमारा उम्मीद है कि 2 वीडियो क्लास लगेंगे इस पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी के आधार पे आगे सारे जर्नल वगैरह हम आसानी से कर पाते हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।